हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाल ही के उन तनकीदी नज़रियात से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं जो हाल ही ने उर्दू गज़ल से मुतालिक रहे हैं। यानी उर्दू गज़ल से मुतालिक हाल ही की तनकीद क्या है। हमारी गुफ्तगू का मौजू क्या रहेगा कि उर्दू गज़ल से मुतालिक हाल ही की तनकीद क्या है, या हाल ही ने कौन से तनकीदी नज़रियात पेश किए उर्दू गज़ल से मुतालिक। ठीक है। अल्ताफ़ मौलाना हाली कौन है? हाली जो हैं उनका नाम था पूरा अल्ताफ़ हुसैन, और हाली उनका तखल्लुस था। ये जदीद उर्दू अदब के अहम तरीन रुकन हैं। जदीद शायरी की बुनियाद डाली है हाली ने आज़ाद के साथ मिल कर के, और जदीद उर्दू सवाने निगारी की बुनियाद डाली उन्होंने। हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब लिख करके उन्होंने उर्दू सवाने निगारी के अंदर भी जदीद उर्दू सवाने निगारी की बुनियाद डाली। इसी तरह हाली की एक बड़ी हैसियत या बड़ी अहमियत क्या है कि वो उर्दू तनक़ीद को उन्होंने तस्किरों और तारीख़ के दायरे से बाहर निकाल करके उसको साइंटिफिक बुनियाद दी। किसको? उर्दू तनक़ीद को। और उनकी अहम तरीन किताब कौन सी है तनक़ीद के सिलसिले में? मुक़दमा शेर व शायरी उनकी अहम तरीन किताब है जो 1893 ईस्वी के अंदर छपी है। और इसी तनक़ीद को, इसी किताब को उर्दू तनक़ीद की बोतका कहा जाता है। तो हाली जो हैं वो जदीद उर्दू तनक़ीद की बुनियाद डालने वालों में से हैं। चूँकि आज हम उनके तनक़ीदी नज़रियात से बहस कर रहे हैं, इसलिए हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि वो तनक़ीदी नज़रियात कौन सी किताब में हैं हाली की। वो हैं उनके मुक़दमे शेर व शायरी के अंदर, यानी उस किताब में जो 1893 ईस्वी के अंदर शाया हुई, और उसमें उन्होंने उर्दू शेर व अदब की एक साइंटिफिक नुक्ते नज़र से उसका जायज़ा लिया, उसकी ख़राबियों को, ख़ासतौर पर शायरी की जो ख़राबियाँ हैं उन ख़राबियों को समझने की कोशिश की और उनकी इस्लाह के लिए अहम तरीन तजवीज़ात पेश की। देखो, हमने ये मौजू क्यों मुंतखब किया है, यानी हाली के उन तनक़ीदी नज़रियात से हम क्यों बहस कर रहे हैं जो उन्होंने गज़ल से मुतालिक कही। इसलिए कि हमारे यहाँ MA फ़ाइनल के निसाब के अंदर तनक़ीद का पेपर भी शामिल है, और उसमें हाली के तनक़ीदी नज़रियात पूछे जाते हैं, उससे मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें एक अहम सवाल ये भी आता है कि हाली के उन तनक़ीदी नज़रियात से गुफ्तगू कीजिए, या हाली के उन तनक़ीदी नज़रियात को बयान कीजिए जो उन्होंने गज़ल से मुतालिक कहे हैं। तो हम इसी से मुतालिक आज बात कर रहे हैं। देखो, हाली 1837 ईस्वी के अंदर पानीपत में पैदा हुई, यानी इनकी जो फ़िक्री नशोनुमा है वो कब हुई थी? 19वीं सदी के माहौल के अंदर हुई थी। इब्तदाई तालीम इनको बनारस, उसके अंदर इसमें हरियाणा के अंदर पानीपत के अंदर ही जहाँ ये पैदा हुए थे वहीं इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। लेकिन इनकी जल्द ही शादी हो गई थी, और ये तालीम का बहुत ज़्यादा शौक़ था इनको। तो इन्होंने क्या किया कि तालीम हासिल करने के गरज से ये पानीपत से दिल्ली भाग करके आ जाते हैं। यहाँ इन्हें गालिब और शेफ्ता जैसे अहम तरीन जो हमारे यहाँ के शायर हैं, उर्दू के शायर और अदीब हैं, उनसे इनकी मुलाकात होती है। उनसे ये, उनके साथ ही इनका वक्त गुज़रता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शेफ्ता जो है, गालिब को तो आप जानते ही हैं, शेफ्ता जो हैं वो भी अहम तरीन शायर और नक्काद हैं। उन्होंने मुबालगे को पसंद नहीं करते थे, वो शेर व अदब के अंदर मुबालगे को पसंद नहीं करते थे और असलियत और सादगी पर ज़ोर देते थे। तो हाली जो हैं वो जब उनके साथ रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने का हाली को मौका मिलता है। फिर हाली जो हैं उनको एक मौका और, या उनकी फ़िक्री नशोनुमा के अंदर एक अहम रोल अदा करता है लाहौर के अंदर, जब वो उसमें उनको एक मुलाजमत मिलती है पंजाब बुक डिपो के अंदर। पंजाब बुक डिपो के अंदर क्या मुलाजमत मिलती है उनको ये था कि अंग्रेज़ी से जो उर्दू के अंदर किताबें तर्जुमा होती थी, उन किताबों की ज़बान की इस्लाह करते थे वो, यानी एडिटिंग का काम था उनके पास। तो उन्होंने देखा कि मगरिबी शेर व अदब है वो हमसे बहुत आगे है। उसके अंदर किस तरह नेचुरलिज्म पर, सादगी पर ज़ोर दिया जाता है, फितरत पर ज़ोर दिया जाता है, और हमारे यहाँ जो है वो पुराने ही ख़यालात को, पुराने ही जो जज्बात हैं उसी को एक महदूद दायरे के अंदर शायर जो हैं वो अदा करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का असर क्या हुआ कि हाली के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और हाली मशरक़ी जो तनक़ीद है, मशरक़ी शेर व अदब है, अरबी और फ़ारसी का, उससे तो वाकिफ़ थे ही, उस पर कमांड रखते थे। तो इसके साथ साथ जब वो मगरिबी शेर व अदब का जायज़ा लेते हैं, मगरिबी तनक़ीद का जायज़ा लेते हैं, तो उन्हें बहुत
कुछ समझने को, उनके जहन में वसअत पैदा होती है, बहुत कुछ समझने और सीखने का उन्हें मौका मिलता है। तो हाली जो है उन्होंने उर्दू शेर व अदब का जब जायज़ा लिया तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, हमारी शायरी के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। तो उन्होंने मुक़दमे शेर व शायरी लिखी। मुक़दमे शेर व शायरी क्या है? मुक़दमे शेर व शायरी जो है वो उनके दीवान का मुक़दमा है जो 1893 ईस्वी के अंदर शाया हुआ था और दीवान के साथ ही निकला। ये 2 हिस्सों के अंदर सामने आया। इसका एक हिस्सा जो था, पहला हिस्सा, वो तनकीद के उसूल और नज़रियात से मुतालिक था, यानी उसके अंदर इन्होंने उन नज़रियात से बहस की तनकीद के जो कि शायरी को परखने के लिए ज़रूरी हैं, जिन पर शायरी को या शेर को परखा जाता है। ठीक है, तो पहली मर्तबा उर्दू तनकीद के अंदर या उर्दू अदब के अंदर शायरी को परखने के उसूल और नज़रियात हाली ने पेश किए। दूसरा हिस्सा जो था वो अमली तनकीद का था, जिसके अंदर उन्होंने उर्दू शायरी के 4 अहम असनाफ़, कौन कौन सी असनाफ़ थी? उन्होंने 4 अहम असनाफ़ थी। एक तो गज़ल, कसीदा, मरसिया और मसनवी। इन 4 अहम असनाफ़ से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की और इनको परखने के मेयार उन्होंने पेश किए कि किस तरह हम इनको परखें और इनके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं और उन कमज़ोरियों की हम किस तरह इस्लाह करेंगे। तो ये जो है हाली जो है वो इसी तरह गज़ल के मुतालिक उन्होंने जो कुछ कहा है वो हम आपके सामने आज गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी गज़ल के मुतालिक उन्होंने क्या कहा, जब 4 अहम असनाफ़ से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की ना, तो गज़ल के मुतालिक उन्होंने जो भी तनकीदी नज़रियात पेश किए वो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। हाली जो है वो ये कहते हैं कि गज़ल जो है वो उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ है। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसका कौम के अखलाक पर, कौम के मिजाज पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो मकबूल है। तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम जो अनपढ़ लोग हैं, उन सबको वो मुतासर करती है, अपील करती है, महफ़िलों के अंदर गाई जाती है वो। तो इसलिए क्या है कि जो सिन्फ़ इस कदर ज़्यादा लोगों के ऊपर असर छोड़ रही है, लोगों के मज़ाक के ऊपर असर छोड़ रही है, लोगों के मिजाज को मुतासर कर रही है, लोगों के अखलाक पर असर छोड़ रही है, तो उस सिन्फ़ की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। इसलिए हाली जो हैं वो सबसे ज़्यादा गज़ल की इस्लाह पर ज़ोर देते हैं और उसकी ख़राबियों की निशानदेही करते हैं। सबसे पहले तो हाली क्या कहते हैं? हाली ये कहते हैं कि शायरी जो है उसका मलका खुदादाद होता है, यानी शायरी खुदादाद सलाहियत है। इसलिए उन लोगों को, उन शायरों को इस मैदान के अंदर आना चाहिए जो कि क्या करते हैं, उनकी फितरत जो है वो उसकी तरफ माइल है, गज़ल की शायरी की तरफ माइल है। उन्हीं लोगों को शायरी करनी चाहिए। बेवजह जो तुकबंदी करना है, फ़ैशन के तौर पर शायरी करना है, तुकबंदी करना है, वो गलत होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शायरी खुदादाद सलाहियत है, इसलिए हम उन ऐसे ही शायरों को इसमें आना चाहिए इस मैदान में जिनकी फितरत इसकी तरफ माइल हो। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने ये कही कि शेर जो है उसकी बुनियाद असलियत और सादगी पर होनी चाहिए, यानी नेचुरल होना चाहिए शेर। तो नेचुरल से मुराद उनकी ये उन्होंने ये समझाया कि नेचुरल शायरी से मुराद बेमज़हबियों की शायरी नहीं है, यानी ऐसे लोगों की शायरी नहीं है जो कि नेचरी हैं, बेमज़हबी हैं, उनका ऐसे नहीं, बल्कि शेर जो है वो फितरत और आदत के मुताबिक होना चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी बातें थीं जिसकी तरफ वो बात कर रहे हैं, जिनके मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन फिर वो जब गज़ल की बात करते हैं, गज़ल के तमाम जो ख़राबियाँ हैं उनकी इस्लाह की बात करते हैं आगे चल कर के वो, तो सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि गज़ल के अंदर शायर जो है वो गज़लें जो तक़लीद के तौर पर लिखी जाती हैं उनमें सिर्फ़ इतना ही असर होता है जितना कि भांड की नक्काली के अंदर होता है। इसलिए शायर को दूसरों की नकल करने के बजाय आशिकी के जो जज्बात होते हैं ना, वो अक्सर क्या होता है, शायर जो होता है गज़ल के अंदर वो जो दूसरे जिस तरह अदा करते हैं ना, उन्हीं को देख देख करके उसके, तो उन्होंने कहा कि उस तरह के जो जज्बात हैं उनके जो दूसरों ने जो अदा कर दिए हैं गज़लों के अंदर, दूसरों ने जो अपने इश्क़ व आशिकी के अपने एहसासात, अपने जज्बात का इजहार किया है, हमें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें सिर्फ इतना ही असर होता है जितना कि भांड की नक्काली के अंदर होता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने जज्बात और हमें अपने एहसासात की तर्जुमानी करनी चाहिए, हमें अपने जज्बात, हमें एहसासात और अपने तजुर्बात को
पेश करना चाहिए जिसमें एक नेचुरल अंदाज हो, जिनमें एक फितरी तरी होना चाहिए, बेसाख्तगी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि गज़ल के अंदर जो इश्क व आशिकी के जज्बात हैं वो कैसे होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि गज़ल जो है वो उसके अंदर ऐसे मुकम्मल अल्फाज के अंदर इश्क व आशिकी के जज्बात या एहसासात या मामलात हुस्न व इश्क को पेश करना चाहिए जो कि दोस्ती और मोहब्बत के तमाम किस्मों और जिस्मानी और ज़हनी तमाम रिश्तों पर, तमाम ज़हनी और जिस्मानी ताल्लुकात पर हावी हों। यानी खुल्लम खुल्ला उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आना चाहिए जिससे कि चाहे जाने वाले का मर्द या औरत होना ज़ाहिर करे। उन्होंने कहा कि गज़लों के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पता चले कि चाहे जाने वाला यानी आशिक जो है वो मर्द है या औरत है, माशूक मर्द है या औरत है, ये गलत है। तो इस तरह क्या होता है कि ये गज़ल के अंदर इससे गज़ल का मेयार गिर जाता है, गज़ल का मज़ाक बिगड़ता है। क्यों कही थी उन्होंने ये बातें? दरअसल हमें ये याद रखना चाहिए कि हाल ही की जो नशोनुमा हुई थी वो 19वीं सदी के ज़माने में हुई थी, है ना। तो अली जो हैं उनके ज़माने तक जो लखनऊ की जो शायरी थी, लखनऊ के जो शोरा थे, उन्होंने क्या किया था कि गज़लों के अंदर इस तरह अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का इजहार इस तरह किया था उन्होंने कि गज़ल का जो मेयार था, गज़ल का जो मजाक था वो गिर गया था। हमने आपको जब जिस वीडियो के अंदर लखनऊ की दबिस्तानी शायरी पढ़ाई थी तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह लखनऊ के अंदर माशी फारिगुल बाली थी और लोगों के पास जो सल्तनत है उसके पास भी बहुत पैसा था और आवाम के पास भी बहुत पैसा था। तो नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो थी सोसाइटी के अंदर दाखिल हो गई जिनकी वजह से सोसाइटी का मजाक जो था वो गिर गया था। तो शायरी जो है वो भी ज़हनी तैश का ज़रिया बन करके रह गई थी और शायरी के अंदर इश्क व आशिकी के ऐसे जज्बात का इजहार होता था जो कि पस्त दर्जे के थे, यानी शायरी को मेयार से गिराते थे। तो ये चीज़ें हाल ही ने देखी। तो हाल ही जो हैं वो उस पर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि इश्क व आशिकी के उन्हीं जज्बात का, उस जज्बात का इजहार इस तरह करो इश्क व आशिकी के कि वो दोस्ती और मोहब्बत के तमाम जो किस्में हैं उन पर हावी हो। यानी पता नहीं चलना चाहिए, मालूम नहीं होना चाहिए कि एक ख़ास कौन औरत है या मर्द है, चाहने वाला जो है वो भी और चाहे जाने वाला भी, यानी किसको चाहा जा रहा है, माशूक कौन है, माशूक मर्द या औरत है, इसका खुल्लम खुल्ला इजहार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि ऐसे अल्फाज भी नहीं लाने चाहिए गज़लों के अंदर जो कि औरतों की लवाजमात और उनकी खुसूसियात से मुतालिक हों। क्योंकि लखनऊ के जो शायर थे ना, उन्होंने क्या किया था कि कंघी चोटी से मुतालिक ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, ऐसे अशार लिखते थे वो जिससे कि जिसमें औरतों की लवाजमात, औरतों की खुसूसियात, उनके लिबास, उनके ज़ेवरात, उनके तमाम चीज़ों का इजहार उसके अंदर खुल्लम खुल्ला होता था। तो उससे क्या होता था, गज़ल का मेयार गिर गया था। तो हाल ही उसी वजह से, उसी को देखते हुए ये कहते हैं कि सोसाइटी के अखलाक पर गलत असर ना पड़े, इसलिए गज़ल के अंदर खुल्लम खुल्ला ऐसे जज्बात का, ऐसे ख़यालात का इजहार, ऐसे अल्फाज का इजहार नहीं होना चाहिए। ऐसे अल्फाज में अपने आशिकाना जज्बात का इजहार मत करो जिससे कि औरतों के लवाजमात का पता चले, जिससे कि औरतों की खुसूसियात का पता चले कि वो हमारी सोसाइटी जो पर्दे की पाबंद है, जो हमारी महज़्ज़ब सोसाइटी है, जो तहज़ीब याफ्ता सोसाइटी है, उसके अखलाक पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि हर आम आदमी जो है वो आवाम जो है उसके अंदर गज़ल बहुत मकबूल होती है, चाहे वो जवान हो, मर्द हो, बच्चा हो, हर कोई गज़ल को गुनगुनाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस तरह उन्होंने गज़ल के अखलाक़ी एतबार से गज़ल की जो ख़राबी थी उस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि अखलाक को सुधारना बहुत ज़रूरी है और ऐसे कोई अल्फाज, ऐसे कोई ख़यालात का इजहार नहीं होना चाहिए जो पस्त दर्जे के हो। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि गज़ल जो है वो मुसलसल गज़लें लिखी जा सकती हैं। उन्होंने मुसलसल गज़लों पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जो ख़यालात हैं, ऐसे जो जज्बात हैं जो कि दो मिसरों के अंदर अदा नहीं हो सकते, ऐसे मौज़ूआत हैं जो दो मिसरों के अंदर अदा नहीं हो सकते, उनको हम मुसलसल गज़लों के अंदर अदा करने चाहिए। मसलन जैसे सुबह का समा है, या फिर चांदनी रात का लुत्फ़ हो, या फिर
جیسے موسم وغیرہ ہیں ان کا ذکر ہو، تو یہ اس طرح کیا ہے کہ غزلوں کو مسلسل موضوعات بھی مسلسل غزلیں لکھی جا سکتی ہیں، مسلسل غزلیں لکھنی چاہیے۔ ایک انہوں نے اہم بات غزل کے متعلق کیا کہی، انہوں نے یہ کہا کہ خمریات جو ہے وہ غزل کا اہم ترین موضوع ہے۔ خمریات کیا ہوتے ہیں؟ خمریات کا مطلب ہے شراب کا بیان۔ تو حالی کہتے ہیں کہ شراب کا بیان غزل کے اندر خاص طور پہ کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیشن کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، ہر کوئی نہیں کہ ہر شاعر غزل کے کہے کہ بھئی شراب کا بیان میں کروں گا ہی کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے شراب کا بیان غزل کے اندر جو کہ اس میدان کے فرد ہیں، جو کہ شراب سے رغبت رکھتے ہیں، خاص طور پہ ان کو اس کا کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر، ان کے انداز بیان کے اندر نیچرلٹی آئے، نیچرل ہونا چاہیے، ان کا انداز بیان نیچرل ہو، فیشن کے طور پر خمریات کا بیان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو زاہدوں پر، متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا بھی ایک عام ہوتا ہے غزل کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو زاہد اور متقی اور پرہیزگار یا مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے کے بجائے، انہیں برا بھلا کہنے کے بجائے ان کی ان خرابیوں کو برا بھلا کرنا چاہیے، ان کی ان خرابیوں پر تنقید کرنی چاہیے جو کہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی جو زاہدوں کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں نا، ان خرابیوں کا ذکر کرنا چاہیے، ان خرابیوں پر تنقید کرنی چاہیے۔ آپ کو ان کی شخصیت کو ایسے ایک عام شخصیت جو ہے وہ اسے نشانہ نہیں بنانا چاہیے، یہ حالی نے کہا۔ حالی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق و عاشقی کی جو ترنگیں ہیں نا، وہ کس میں کب زیب دیتی تھی؟ جب اقبال مندی کا زمانہ تھا، جب مغلیہ سلطنت کی حکومت تھی، اقبال مندی کا زمانہ تھا، اس وقت شاعری کے اندر عشق و عاشقی کی ترنگیں جو تھی وہ زیب دیتی تھیں۔ اب عیش و عشرت کی رات گئی اور صبح نمودار ہوئی، اس لیے اب کانگڑے اور بھاگ کا وقت نہیں ہے، اب جوگیے کے الاپ کا وقت ہے۔ یہ حالی کے الفاظ ہیں جو انہوں نے غزل کے تنقید کرتے وقت مقدمہ شعر و شاعری میں کہے ہیں۔ تو وہ یہ باتیں اس لیے انہوں نے کہا کہ غزل کو آج کے دور کے حساب سے، یعنی نئے دور کے حساب سے غزل کے اندر صرف عشق و عاشقی کی باتیں مت کرو، بلکہ اس کے اندر ہر قسم کے وہ خیالات جو پاکیزہ ہیں، لطیف ہیں، ان خیالات کا بیان ہمیں غزل کے اندر کرنا چاہیے۔ یعنی موضوع کے اعتبار سے غزل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وسیع ہونی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے غزل کے اندر کہی ہے۔ تو غزل جو ہے وہ موضوع کے اعتبار سے وسعت ہونی چاہیے۔ کیوں کہی تھی انہوں نے؟ دراصل ہوا یہ تھا کہ غدر کے بعد شخصی حکومتیں ختم ہو گئی، مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی اور انگریزی حکومت قائم ہوئی تھی، تو شخصی حکومتیں جو تھیں وہ شعراء کی پرورش کرتی تھیں، سرپرستی کرتی تھیں ان کی۔ تو وہ کیا ہے کہ معاشی اعتبار سے اکنامیکل جو ان کی جو وہ تھی وہ سالڈ ہوتے تھے، اور ان کو ضرورت نہیں تھی کہ بھئی ہم ہے نا معاشیات پر اپنے پریشان ہوں اس کے متعلق۔ تو وہ ہوتا تھا کہ عشق و عاشقی کی جو موضوعات تھے وہ غزل کے اندر پیش کرتے تھے، یا پھر جو سلطنت ہوتی تھی اس کے مزاج کے مطابق وہ اشعار کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ ختم ہو چکا، اب نیا زمانہ آیا، اور نیا زمانہ بھی جو تھا وہ انگریزوں کا آیا تھا۔ تو انگریز جو تھے وہ اپنے ساتھ بہت سارے علوم، جدید علوم بھی لے کر کے آئے تھے، تو اس کا اثر بھی ہو رہا تھا، جو ہماری فکر تھی اس کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا تھا۔ تو حالی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اب عشق و عاشقی کی جو موضوعات ہیں ان کو ختم کر کے ہمیں غزل کے اندر کیا پیش کرنا چاہیے، ہمیں غزل کے اندر نئے موضوعات کا بیان کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں انہوں نے غزل کے اندر پیش کی۔ اب وہ ایک بات اور کیا کہتے ہیں کہ غزل جو ہے اصلاح کے لیے انہوں نے جو باتیں کی ان سب کا مقصد ان کا کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ غزل کو موضوع کے لحاظ سے وسعت دی جائے، اور ہر قسم کے اس کے اندر ان خیالات کا، ان پاکیزہ اور لطیف جذبات کا اظہار کیا جائے جو غزل کے مزاج سے متعلق بھی ہیں، غزل کے اندر پاکیزگی کو برقرار بھی رکھیں لیکن اس میں وسعت پائی جائے۔ ایک اہم بات غزل کے متعلق انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے یہ کہی کہ زبان کے اندر کی صفائی جو ہے وہ غزل کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی غزل کے اندر چونکہ غزل کا دامن محدود ہوتا ہے،
فارس اس کے اندر جو دوسری اصناف ہیں شاعری کی، چاہے وہ مثنوی ہو، مرثیہ ہو یا قصیدہ ہو، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر قسم کے الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو حالی یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر تو ہمیں ہر قسم کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں، ہم اس میں کھپت ہو سکتی ہے ان کی، لیکن غزل میں نہیں ہو سکتی۔ غزل کا دامن محدود ہوتا ہے، اس لیے غزل کی زبان اور غزل کے بیان کے اندر صفائی ہونی چاہیے دوسرے اصناف کے بنسبت۔ تو حالی جو ہیں وہ غزل کی تنقید کے متعلق ایک اہم بات کیا کہتے ہیں کہ غزل کی زبان اور بیان میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر قسم کے موضوعات ہم ادا بھی کر سکیں اس میں، لیکن یک بہ یک کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں ہو جو اس کی اسلوب کو متاثر کرے۔ تو یہ باتیں تھیں جو غزل کے متعلق حالی کہتے ہیں، یا حالی جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں غزل کے متعلق، وہ انہی باتوں سے متعلق، انہی نظریات کو پیش کرتے ہیں وہ غزل سے متعلق، اور انہوں نے اپنے نظریات کو اس میں مقدمہ شعر و شاعری میں پیش کیا۔ اس میں دونوں حیثیتوں سے، چاہے وہ موضوع کے مضمون کے اعتبار سے غزل کو وسعت دینے کی کوشش ہو، اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے انہوں نے غزل کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ اس لیے ان کی تنقید جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے زمانے کے اندر جب غزل بہت محدود ہو گئی تھی اور بہت اخلاقی اعتبار سے بہت اس کا معیار گر رہا تھا، ایسے وقت میں انہوں نے غزل کی تنقید پیش کی، اور اس میں انہوں نے ہر ممکن کوشش یہ کی، جو تنقیدی نظریات ان کے ہیں اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ غزل جو ہے وہ بے وقت کی راگنی بن کر کے نہ رہ جائے، بلکہ جو زمانہ ہے، موجودہ زمانہ یا نیا جو زمانہ ہے، جدید جو زمانہ ہے، اس سے ہمکنار ہو، اس کے ہم پلہ ہو، اس کے معیار کے مطابق ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ اپنی پاکیزگی کو، اپنی لطافت کو برقرار رکھے، اور اخلاقی اعتبار سے اس کے اندر اتنی مطلب کوئی ایسی کمزوری نہیں ہونی چاہیے جو قوم کے مذاق، قوم کے اخلاق پر برا اثر ڈالتی ہو۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو غزل کے متعلق حالی کے تنقیدی نظریات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آئندہ ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تھینک یو۔